वेलकम बैक क्लास। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने टेंस के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस कर लिए। ये भी डिस्कस किया कि कौन सा टेंस चेंज नहीं होगा। अगर क्लास होती तो मैं फिर से रिवाइज करवा देती और आपको ओरली बुलवाती, लेकिन चलिए अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं। हमने मॉडल के अकॉर्डिंग भी देख लिया था। अब हम पार्ट 6 कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 6 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं। भाई हमने ये तो देख लिया कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस आते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, राइट। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कह सकते हैं अपवाद, है ना, अपसेशन सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। तो वो ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है हम उसको देख लेते हैं एक बार। No change according tense। ये टेंस की स्पेलिंग मैंने करेक्ट लिखी है लेकिन बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो आप लोग उसको करेक्ट कर लें। TEN ऐसे टेंस, राइट। अब ऐसे कौन से हैं तो हम यहां पर बात करते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रुथ की, यूनिवर्सल ट्रुथ। सेकंड है हमारा हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। और थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। अब ये 3 ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहला है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी वो ट्रुथ, शाश्वत सत्य, जो हम कह सकते हैं ऐसा ट्रुथ जिसको हम दुनिया में बदल नहीं सकते हैं, जो यूनिवर्सल है। कि जैसे हम कहें कि सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, मून नाइट में निकलता है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है। तो ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनमें हम हमारे अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। हम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको जल्दी से ये चीज क्लियर हो जाए। My father said, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, जैसा मैंने कहा ना अभी, the sun rises in the east। अगर हम अब टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, तो कल भी करता था, आज भी करता है, तो उसमें कोई भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो हम इसको सिर्फ कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के दैट लगाकर ही उसको माई फादर सेड दैट द सन rises in the east। ठीक है, अब हम सेकंड देख लेते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शंस हम कह सकते हैं जो आदतन होती है। आदतन इन सेंस हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, वी ब्रश अवर टीथ्स। देन डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, जो डॉग्स होते हैं उनकी एक हैबिट होती है कि वो स्ट्रेंजर्स को देख के बार्क करते हैं।
कैट जो है उसको जहां भी दूध दिखता है, मिल्क दिखता है, वो वहां पे पी जाती है, ये उसका हैबिचुअल एक्शन है। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वहां पर भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। He said, comma, inverted comma, dogs bark at strangers। डॉग्स जो हैं वो स्ट्रेंजर्स को देखकर भौंकते हैं। बार्क मतलब भौंकना, तो इसमें भी ये उनका हैबिचुअल है, तो इसमें भी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। स्ट्रेंजर्स, क्लियर। अब थर्ड हमारा पॉइंट था हिस्टोरिकल फैक्ट। अब हिस्टोरिकल फैक्ट कौन से होते हैं? जो हमारे पास्ट में हेल्ड हुए होते हैं, चाहे वो पास्ट की कोई वॉर से रिलेटेड हो, हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में आते हैं हमारे, जो हिस्ट्री बन जाते हैं, उनको हम हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, उनकी जो डेट्स होती हैं वो परमानेंट वही रहती हैं, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं ताकि ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाए। The history teacher said, comma, inverted comma, Samudragupta is called the नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को एक उपनाम मिला था द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर भी सेम एज इट इज ही आएगा। ये सेंटेंस भी मैं आपके लिए ड्रॉप कर रही हूं, सिर्फ कॉमा इंटेड कॉमा हटके यहाँ पे दैट लग जाएगा। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्लियर। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बेसिक रूल्स जो टेंस के अकॉर्डिंग थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो का वो रहेगा प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज। अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, यहाँ पे टेंस तक हमने पढ़ लिया, अब टेंस के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंस में जाके कैसे चेंज करेंगे ये हम एक एक पॉइंट को काफी डिस्क्राइबली समझेंगे और यहां से आपको बहुत अटेंटिवली क्लास को अटेंड करना है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया है। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने वाक्य विचार में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य इन तीनों के बारे में अध्ययन किया था। देखो वाक्य की रचना के आधार पर तीन प्रकार थे, है ना। सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इन तीनों प्रकार के वाक्यों के बारे में देखा था। सरल वाक्य में क्या हुआ था कि एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त में और का प्रयोग या है ना कुछ योजक चिन्ह दिए थे, और मिश्र में इसमें दोनों प्रधान उपवाक्य होते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या था, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, उस पर आश्रित एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। इन तीनों के बारे में अध्ययन किया। आज फिर से उसी से आगे बढ़ते हुए अपन एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि देखें, पहला हमारा उदाहरण है मिश्र वाक्य में
से शुरू करते हैं। मोहन कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अब इस वाक्य में देखने में पता चला मोहन कल विद्यालय नहीं गया प्रधान वाक्य है, स्त्री पर आश्रित क्योंकि हमारा योजक चिन्ह है जो पहले आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं योजक चिन्ह, जिसमें चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि, ये बहुत से योजक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग मिश्र वाक्य में किया जाता है। तो किंतु, परंतु, इसलिए ये सब का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। तो वह मोहन कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, इसमें मोहन कल विद्यालय नहीं गया प्रधान वाक्य है क्योंकि योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, और उस पर आश्रित उपवाक्य कौन सा है, वह बीमार था। अब वह बीमार था तो मूल वाक्य जब नहीं आएगा तो हमें पूरे अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा, इसलिए वह बीमार था क्यों, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। ठीक है, अब प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, इसके बारे में अपन देखें। प्रधान उपवाक्य जो वाक्य मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय से बना हो, ऐसा वाक्य होता है प्रधान उपवाक्य। वह होता है जिसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य क्रिया होती है ना, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होता है, अब बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य की बात करें तो आश्रित उपवाक्य में वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। हम जानते हैं कि वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, फिर छोटे छोटे उपवाक्य से वाक्य बनाया जा सकता है, तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, जो प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है उसके आश्रित रहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे एक मिश्र वाक्य में पहले भी अध्ययन किया था, रेखा उमाकांत की बहन है जो उदयपुर में रहती है। अब मूल बात क्या है कि रेखा जो है उमाकांत की बहन है, लेकिन दूसरा उस पर आश्रित क्या हो गया, जो उदयपुर में रहती है। अब उसका स्थान विशेष के बारे में सब कुछ आएगा, इसलिए मिश्र वाक्य हुआ। अब मिश्र आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं देखें तो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। ये मिश्र वाक्य में आते हैं ना तीनों, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की बात करते हैं तो ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें, अर्थात संज्ञा का काम करते हैं, किसी कर्ता, कर्म और पूरक का काम देते हैं, कर्ता का काम देते हैं, पूरक का और कर्म का काम देते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इस वाक्य में सीधा समझने हैं कि इनके उपवाक्यों के मध्य में योजक चिन्ह के रूप में की का प्रयोग होता है। की का प्रयोग जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अब इस वाक्य में मेरे जीवन का लक्ष्य एक वाक्य हो गया, मैं प्रधानमंत्री बनूं दोनों हो गए, लेकिन की जो योजक चिन्ह है इससे हमारा वाक्य जुड़ा हुआ है, इसलिए संज्ञा उपवाक्य संज्ञा का काम करते हैं। देखो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं प्रधानमंत्री बनो, तो यहां पर इस संज्ञा उपवाक्य प्राय की का लोप भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है की का लोप भी हो सकता है, लोप अर्थात हटना। जैसे मैंने सुना है वे कल आएंगे, अब यहां पर मैंने सुना है कि वे कल आएंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि का लोप भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य भी संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत ही आएंगे। अब विशेषण उपवाक्य, विशेषण हम जानते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण उपवाक्य में वे प्रधान उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, अब हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। अब विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रारंभ में प्राय जो, जिसकी, जिसका आदि शब्दों से, इन शब्दों को नोट कर ले कि जो, जिसकी, जिसका, जिसके, इस प्रकार के शब्दों से कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो वह विशेषण उपवाक्य होगा। जिस वाक्य के मध्य में योजक चिन्ह के रूप में की का प्रयोग होता है तो वह वाक्य संज्ञा उपवाक्य होगा। अब इसमें जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, यहां देखें जिससे शब्द दिया है इससे, है ना, तो जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। अब जिससे से वाक्य शुरू हुआ है, इसका मतलब वहां पर, ठीक है, जिसकी गाड़ी खड़ी थी वह व्यक्ति बाजार में था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत से वाक्य बन सकते हैं, अपन चाहे जैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े अपन, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरे नंबर का जो है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण,
परिणाम, रीति या ढंग आदि की सूचना देते हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, यहां पर दिन भर शब्द है, यदि आदि से शुरू हो रहा है, लेकिन दिशा परिणाम यदि दिन भर, तो दिन भर समय का, स्थान का, दिशा का इनका ज्ञान कराते हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, तो इस प्रकार का वाक्य आता है, वहां क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं या अन्य वाक्यों से मिलते हैं। जब इन वाक्यों से मिलते हैं, देखो यदि दिन भर खेलोगे तो हमारा आ गया, यदि दिन भर खेलोगे तो, यदि और दो दिन भर खेलोगे और कब पढ़ोगे, इन दोनों को यदि और तो से जोड़ा गया है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब वाक्य का विश्लेषण करें अपन, तो वाक्य विश्लेषण में क्या होता है, वाक्य के टुकड़े करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण में टुकड़ों को जोड़ना, रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों के अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना, उनका अंगों सहित अलग करना, उनका संबंध बताना, यह वाक्य विश्लेषण के अंतर्गत आता है। उसे विग्रह भी करते हैं। सरल वाक्य का विश्लेषण, सरल वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय को बताना होता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले वाक्य देखें, उसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य अर्थात कर्ता, विधेय अर्थात कर्म, ठीक है। तो उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता, कर्ता का विस्तारक, विधेय के अंतर्गत कर्म और कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक, जो भी हो उनका उल्लेख करना होता है। तो आगे देखेंगे अपन कि कर्म कर्ता, फिर कर्म, है ना, कर्ता, कर्म, क्रिया, फिर क्रिया, इनके साथ जो विस्तारक हैं, कर्ता, कर्ता का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक, पूरक विस्तारक, इस प्रकार के हम वाक्य अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। सभी मित्र आगरा का ताजमहल देखने चले गए। सभी मित्र, अब देखो कर्ता हमारा क्या है, मित्र, सभी कर्ता का विस्तारक, कौन कर्ता का विस्तारक है, सभी कर्ता का विस्तारक हो गया। कर्म क्या है, सभी मित्र ताजमहल देखने, सभी मित्र क्या देखने चले गए, ताजमहल, तो यहां पर ताजमहल हमारा कर्म हो गया। अब कर्म का विस्तारक, अगर कर्म क्या, ताजमहल, ताजमहल कहां है, आगरा का, तो आगरा का है, इसका मतलब यहां पर कर्म का विस्तारक हो गया। फिर कर्म का विस्तारक हो गया, फिर पूरक, यहां पर कोई है ही नहीं, देखना हमारी क्रिया है, पूरक का विस्तारक भी कुछ नहीं है। अब क्रिया देखने चले गए, ठीक है, अब क्रिया का विस्तारक भी कुछ नहीं है। इस प्रकार यहां देखने चले गए, यहां देखना, चलना और गए अर्थात जाना, ये तीनों वाक्य क्रिया से संबंधित है। तो कर्ता, कर्ता का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, इन के बारे में आगे देखना है, ठीक है। उससे आगे अपन बढ़े तो संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में समानाधिकरण, उपवाक्यों या साधारण वाक्यों के साथ उल्लेख जोड़ने वाले योजक शब्दों का उल्लेख होता है। अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, यहां उपवाक्य, एक मिनट, क्रिया, क्रिया का विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य का विश्लेषण, संयुक्त वाक्य के विश्लेषण समानाधिकरण, उपवाक्यों या साधारण वाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले योजकों का उल्लेख किया या करना होता है। अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, या अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य है, ठीक है, और सो गया समानाधिकरण उपवाक्य, योजक और से जुड़ा हुआ है। कर्ता अनुष्क है और यहां कर्ता वह जो कि लुप्त है। अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, और वह सो गया, और वह वहां पर लुप्त है। कर्ता का विस्तार कुछ नहीं है, क्रिया पढ़ी है और यहां सोना क्रिया है, कर्म पुस्तक है और कर्म का विस्तार और विधेय कुछ भी नहीं है। अब मिश्र वाक्य का विश्लेषण करें तो मिश्र वाक्य के विश्लेषण में उसके प्रधान तथा आश्रित एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। मेरे जीवन का लक्ष्य मैं राष्ट्रपति बनूं, इस प्रकार मेरे जीवन का लक्ष्य है, प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। मैं राष्ट्रपति बनूं आश्रित संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि, यहां जुड़ा हुआ है कि अर्थात संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। प्रधान उपवाक्य, क्रिया का कर्म, ठीक है, कार्य, ठीक है। इस प्रकार की का प्रयोग है योजक चिन्ह में। जीवन का मैं, कर्ता का विस्तारक मेरे और यहां बनो, और क्रिया है कर्म, लक्ष्य,
पूरक कुछ भी नहीं है, पूरक का विस्तारक भी कुछ भी नहीं है, और कर्म क्या है, राष्ट्रपति बनो। तो यहाँ दोनों वाक्य, मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं राष्ट्रपति बनूं, इस प्रकार यहाँ राष्ट्रपति जो है हमारा कर्म हो गया, और इसमें जो कर्म नहीं दिया गया है ना, लक्ष्य यहाँ मेरे जीवन का क्या है, लक्ष्य है, तो लक्ष्य कर्म है, यहाँ राष्ट्रपति कर्म है। इस प्रकार आगे देखिए, प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। यहां पर प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया और वह बीमार था, दोनों अलग अलग वाक्य हैं, प्रधान उपवाक्य और वह बीमार था आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाला है इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य दिया गया है ना। यहां पर योजक चिन्ह कुछ भी नहीं है, प्रधान उपवाक्य का वह कॉलेज नहीं गया, जिसमें कार्य भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां क्योंकि योजक चिन्ह है, कर्ता प्रांशु, यहां पर वह आ जाएगा जो कि लुप्त है, उसे कर्ता का विस्तारक कुछ भी नहीं आएगा, क्रिया नहीं गया, कर्म पूरक, पूरक का विस्तारक कल कॉलेज, और पूरक क्या हो गया, बुखार। तो इस प्रकार इन वाक्यों का कर्म कर्ता, कर्ता के अनुसार इस प्रकार हमें इन तीनों का अध्ययन देखना है कि क्रिया, कर्म, कर्म का विस्तारक, इस प्रकार वाक्यों के तीनों प्रकारों के बारे में है ना। वाक्य संश्लेषण क्रिया में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इन तीनों के कर्ता, कर्ता का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक और पूरक, और इन सबका ध्यान हमें रखते हुए किसी वाक्य को सरल करना है, क्योंकि आगे की कक्षाओं में यही दिया होता है कि वाक्य दिया होता है उसमें उनका विश्लेषण कीजिए, या पूछा जाता है कि इसमें कर्ता का विस्तारक क्या होगा, जैसे सभी मित्र जो वाक्य दिया था है ना, उस प्रकार में हमें देखना है, जिसके आधार पर हम वाक्य संश्लेषण तक हो गया है। अब हम वाक्य विश्लेषण हो गया है। वाक्य संश्लेषण क्या होता है, वाक्य संश्लेषण में क्या किया जाता है, वाक्य के आवश्यक तत्व क्या है और वाक्य के पदक्रम क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे। एक्सरसाइज 1.6 चल रही है, उसका 11th का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो सारे रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस है, इजी ही है, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, 7√3 - 5√2 अपॉन √48 + √18। ओके, इस नंबर को हमको, इसके अंदर हमको डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमयकरण करना है। तो कैसे करेंगे हरों का परिमयकरण? हम सेम चीज़ जो हमेशा करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि दोनों नंबर्स के बीच का जो साइन है वो अपोजिट लेना है, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस। तो बाय रैशनलाइजेशन यहाँ पे आप लिखोगे, बाय रैशनलाइजेशन क्या होगा, 7√3 - 5√2 अपॉन √48 + √18 मल्टीप्लाई विद सेम नंबर 48 - √18 √48 - √18, ठीक है। नाउ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। दिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। यहाँ पर जब हम देखते हैं ब्रैकेट बनाने का ये मोटो रहता है कि इससे पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एक अपना एक नंबर है, ये अलग नंबर है, ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, तो यहाँ पर क्या है, √48 √18 √48 √18, बस साइन डिफरेंट है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। एज वी नो दैट सिंस, जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो मेंशन जरूर करेंगे, सिंस वी नो दैट a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b²। को तो यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a + b, a की जगह कौन √48, b की जगह कौन √18, तो √48 का स्क्वायर - √18 का
स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर। अब क्या करना है, ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो यहाँ पर एक नंबर मल्टीप्लाई विद दूसरा नंबर, तो यहाँ पर भी क्या ये जो एक नंबर है उसके अंदर ये सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ईच नंबर वुड बी मल्टीप्लाई विद ईच नंबर। तो 7√3 का मल्टीप्लाई √48 से भी होगा, √18 से भी होगा, 5√2 का मल्टीप्लाई √48 से भी होगा और √18 से भी होगा। मल्टीप्लाई करते हैं कैसे होगा, 7√3 मल्टीप्लाई विद √48 करते हैं, 7√3 इंटू √48। जब रूट्स और इन नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। अब -5√2 इंटू √48, तो माइनस और यह प्लस का, तो आंसर क्या आएगा माइनस में, तो 5√2 इंटू √48। क्लियर है। नाउ 5√2 इंटू अभी तक क्या करा हमने, 7√3 का मल्टीप्लाई √48 से, -5√2 का मल्टीप्लाई √48 से। अब क्या बचा हुआ है, √18 से एक का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो अब 7√3 मल्टीप्लाई विद माइनस का √18, ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा। तो 7√3 इंटू √18, 7√3 इंटू √18। नाउ अब इस 5√2 का -5√2 का मल्टीप्लाई -18 से बाकी है, तो ये माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो 5√2 इंटू √18, तो लिख लेते हैं 5√2 इंटू √18। क्लियर है, यहाँ तक क्या किया ये समझ में आया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो 7√3 √48 दिस इज इस तरीके के नंबर्स हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रूट से हमको उलझना नहीं है। हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स हमको गिवन है, दिस इज़ 7, दिस इज़ 5, दिस इज़ 7, दिस इज़ 5, तो जहाँ पर भी, क्योंकि सिमिलरिटी हमको यहाँ पर नहीं दिख रही, अगर हमारे पास सिंपल सा 5√2 होता, दूसरी तरफ 6√2, इस तरीके से नंबर्स होते, तो जहाँ एडिशन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन हो रहा था, कर लेते, लेकिन सारे ही डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर आगे वाले नंबर चेक करेंगे जो विदाउट रूट है। तो यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 5, तो यह इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो दोनों में से 7 कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ये जो लिखा है 7√3 √48, सबसे पहले पास में लिख लेते हैं उनको। 7√3 √48, यहाँ पर क्या है -7√3 √48, फिर अगेन ये माइनस का 5√2 √48, और क्या बचता है प्लस का 5√2 √18। यही चीज़ है, 5 वालों को साथ में रखा, 7 वालों को साथ में रखा, आगे रूट क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ जो चीज़ मैंने लिखी 7√3 √48 और यहाँ -7√3 √18 है, यहाँ मैंने गलती से 48 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर लो, -5√2 √48 प्लस 5√2 √18। अब नीचे वाला क्या आएगा, रूट और स्क्वायर एक साथ, तो अंदर वाला आंसर होगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 माइनस रूट और स्क्वायर एक साथ, तो अंदर वाला आंसर होगा 18, तो नीचे तो आपका आंसर आ गया 30। अब बारी आती है ऊपर वाले की, ऊपर वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। 7√3 √48 दोनों रूट्स में दे रखे, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो 7 रूट, चाहे तो सबसे पहले कॉमन निकाल दो इसमें, ताकि बार बार 7 नहीं लिखना रहे हमको। 7 कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा √3 √48, यहाँ से भी कॉमन निकला 7, तो -7 बाहर निकल गया, तो √3 √18। क्लियर, माइनस, अब यहाँ पर देखो 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 5, जैसे एक चीज़ और की जा सकती थी इसमें, आप 7 के साथ साथ √3 भी कॉमन निकाल सकते थे, बट कोई नहीं, साथ में ही चलने दो इसको। 5 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 √48 प्लस √2 √18 अपॉन 30 आ रहा है हमारा, √2 √18 √2 √18। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंस ये चीज़ें सिमिलर नहीं दे रखी, तो इसलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, फिर इनका फैक्टराइजेशन करके आंसर चेक करेंगे। अपॉन वाला 30 है ही, अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √48, तो अंदर ले लो इसको,
3 इंटू, अब यहाँ देखो 48 है, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या होना चाहिए यहाँ पर 24 2 जा 48 होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन है तो छोटे से छोटा करना है, तो आप मेथड वही यूज़ करना प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो हमेशा से यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। अब 24 के लिए मैंने इसको लिख दिया 6 4 जा, तो 6 4 जा 24, 24 2 जा ये। अब इसके और फैक्टर्स पॉसिबल है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 3, तो इसको मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई विथ 3, 2 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ पर आ गया। ओके, अब नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं 3 2 4 2 3, चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 और ये √3 पहले से है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर। अब अगेन √3 √18, इसके भी फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा आपका माइनस की जगह माइनस √3 18, 3 की जगह 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab होता है, वैसे ही 3 इंटू 18 हो जाएगा, तो 3 इंटू 18 है। अब देखना मैं कैसे इसके फैक्टर्स कर रही हूँ। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 होता है, 6 का क्या होगा 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6, आया समझ में। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 36 जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट रहता है। अब ये तो बात होगी इस फर्स्ट वाले की जिसमें से हमने ये कॉमन निकाला है 7। नेक्स्ट वाला क्या है -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, √2 इंटू 48 है, 2 इंटू 48, 48 के फैक्टर्स हम पहले से कर चुके हैं, ये 3 है, 48 का फैक्टर क्या बना था 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, यही चीज़ है 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और ये 2 बार यहाँ वाला है ही, प्लस √2 इंटू 18, अगेन 2 वैसा ही रहेगा और 18 का फैक्टराइजेशन यहाँ हमने क्या निकाला था 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे नहीं भी करते तो डायरेक्टली आंसर आ जाता, 18 2 जा 36, 36 का रूट क्या होता है आपका 6। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर अपॉन में क्या आ रहा है ये 30, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे इसको करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 7 मल्टीप्लाई विथ, अब यहाँ पर पैर बनाने की कोशिश करेंगे, 2 का एक पैर 3 का एक पैर, पैर बन रहा है इसका मतलब स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो वो सिंगल टाइम आएगा, तो सिंगल टाइम क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कौन बचा 4, 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, इसका स्क्वायर रूट 2, यहाँ पैर बना था इसलिए 2 बाहर आया, यहाँ पर भी 3 का पैर बना इसलिए 3 बाहर आया, और क्या बचा बस ये ब्रैकेट आपका बना हुआ है, इस चीज़ को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दिया हमने, माइनस ये क्या बना, यहाँ पर भी पैर बनाओ 3 और 3 का पैर बना तो बाहर निकलेगा तो ओनली 3 आएगा, और अंदर की तरफ कौन बचा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होता है 6। आया समझ में ये, इसको कैसे सॉल्व किया, और वहाँ पर 3√6 आया। नेक्स्ट स्टेप में -5, अगेन पैर्स बनेंगे, 2 2 का एक पैर और 3 का तो पैर नहीं बन पाया, 2 2 का एक पैर बन गया तो 2 तो बाहर आएगा, रूट के बाहर 2 आ गया, फिर क्या बचा 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो इसका काम भी हो गया। फिर अंदर क्या बचा 2 इंटू 3, रूट के अंदर 2 इंटू 3 क्या होता है 6, फिर प्लस की जगह प्लस, अगेन यहाँ पर पैर बनाएंगे 2 और 3, 2 का पैर बना 3 का पैर बना तो 2 एक बार ही 2 बाहर आ जाएगा, एक बार 3 बाहर आ जाएगा, 2 3 जा 6, अपॉन में 30 चल रहा है, दैट इज इक्वल टू अब क्या बनेगा 7 इंटू 3 2 जा 6, 6 इंटू 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 3√6,
-5 इंटू 2 इंटू 2 4 रूट 6 प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन में 30 चल ही रहा है। इसके आगे के स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। थोड़ा सा लंबा ज़रूर है बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो हो जाना चाहिए ये। तो अब ये काम बन गया, यहाँ पर भी रूट 6 जैसा दिख रहा है, यहाँ पर भी रूट 6 जैसा, और ये सिंपल नंबर्स बन गए। तो अब चाहो तो आप 7 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ क्या बनेगा, 7 इंटू 12 माइनस 7 इंटू 3 रूट 6, तो 7 3 ज़ा 21 रूट 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का माइनस, -5 इंटू 4, तो माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 20 रूट 6, ये माइनस का 5 और ये प्लस का 6, तो माइनस का ये कितना आ जाएगा 5 6 ज़ा 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन में 30 चल ही रहा है। अब 12 7 ज़ा कितना हो गया 84 माइनस 21 रूट 6, और ये तो इसका आंसर क्या आएगा 41 रूट 6। दोनों सिमिलर टर्म है, माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा 41 रूट 6 माइनस 30। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो हमने एक स्टेप करी थी -2 रूट 6 इंटू 2 रूट 3, तो यहाँ पर जो सिंस हमने माइनस कॉमन निकाला था, इसका जो आंसर आपका बन रहा है दैट इज़ ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी है कि सिंस हमने जब यहाँ माइनस कॉमन निकाला था, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या होगा कि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर के साइन, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, और तो उस वजह से क्या होगा यहाँ माइनस, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो माइनस का 5 इंटू -6, तो क्या आ जाएगा प्लस का 30, ये भी प्लस का 30 रहेगा, और अपन में 30 चल ही रहा है। 84 प्लस 30 114 माइनस 41 रूट 6 अपॉन 30, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। चाहो तो आप 114 अपॉन 30 माइनस 41 रूट 6 अपॉन 30 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखते हुए करना है। जैसे मुझसे भी यहाँ पर साइन का मिस्टेक हो गया था, इसके प्रीवियस जो स्टेप है आप उसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जब माइनस कॉमन निकाला तो अंदर के साइन चेंज हो गए थे, तो उसी वजह से यहाँ पर जो है वो माइनस का आएगा, माइनस का 6, तो इसलिए यहाँ पे -5 जो मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो आपके पास प्लस का 30 आएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर है। इसके बाद के क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, रैशनलाइजेशन वाले सारे हो जाने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम अगले गुड मॉर्निंग क्लास 9th फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 21 पढ़ेंगे, जिसमें मैंने 20 जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें डिफ्यूजन को डिस्कस किया था। डिफ्यूजन को लेके 2 एक्टिविटी की थी, एक रूम में परफ्यूम रखने की और दूसरा था हमारा जो भी देखा था हमने। उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ये पेज था पेज नंबर 84 समथिंग। यहाँ पर दे रखा है अमीबा, मैंने अमीबा का छोड़ा था। अमीबा के अंदर सेल का कैसे मतलब डिफ्यूजन होता है, मतलब अगर अमीबा रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है, तो उसके अंदर नॉर्मली गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है ये चीज़ देखेंगे। उसमें से यहाँ देखो ये अमीबा है, सपोज करो कि अमीबा की सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता होगा, मोर O2 इन वाटर डिफ्यूजन इन वो सेल। ये जैसे अमीबा की सेल है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, वाटर में पड़ी हुई है। तो
तो अमीबा के अंदर कोई भी गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे CO2 बाहर निकलती है या O2 अंदर जाती है, तो वो चीज़ कैसे डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस या डिफ्यूजन का जो मेथड है वो उसके कैसे रोल निभाता है इसके अंदर। तो मोर O2 इन वाटर डिफ्यूजन इन्फो सेल, यहाँ से O2 जाएगी अंदर, लेस O2 इन सेल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो था वो क्या था, लोअर कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर इसकी हायर कंसंट्रेशन थी। तो यहाँ वाली जो O2 होगी बाहर जो एटमॉस्फेयर या वाटर में होगी, वो O2 अंदर आने की कोशिश करेगी, अंदर आ जाएगी ड्यू टू डिफ्यूजन। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसके अंदर क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे यहाँ दे रखा है O2 अंदर आएगी, फिर यहाँ क्या दे रखा है अंदर, लेस O2 इन अ सेल यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, मोर CO2 इन सेल। क्योंकि यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन जो है CO2 की वो ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी CO2 को तो बाहर निकलना होगा, क्योंकि O2 अंदर से आ रही है। तो यहाँ पर सेल में जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा या जो भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, उसके बाद CO2 कंटिन्यू बनती रहेगी। जब CO2 कंटिन्यू बनती रहेगी तो फूड के ऑक्सीडेशन से जो CO2 बनेगी, उस CO2 को बाहर निकलने के लिए भी सेम प्रोसेस डिफ्यूजन काम में आएगी। यहाँ पर डिफ्यूजन आउट ऑफ सेल, यानी CO2 को आउट किया गया सेल से और O2 को सेल के अंदर लिया गया ड्यू टू डिफ्यूजन। ये भी एक्टिविटी है। हमने जो दो एक्टिविटी देखी थी वो किससे रिगार्डिंग थी? ह्यूमन से रिगार्डिंग थी। एक हमने कॉपर सल्फेट का लिया था। हाँ, एक्टिविटी जो दी थी हमने दो ली थी, एक कॉपर सल्फेट वाली दी थी और एक लीप के अंदर CO2 कैसे आती है, स्टोमेटा के थ्रू आती है, और एक परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद में मैंने एनिमल पे आ गए, तो एनिमल में हमने अमीबा को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन इन अमीबा। इसका डायग्राम था ये। आपको चाहे हो तो आप है ना सिर्फ अमीबा की हेडिंग डाल के डिफ्यूजन इन अमीबा लिख के ये डायग्राम आप बना सकते हो नोट्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस क्या है, रोल, कैसे डिफ्यूजन आपके काम आता है या डिफ्यूजन की वजह से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हो सकती है। गैसेस एक्सचेंज, मतलब ये कि अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो क्या होता है, और डिफ्यूजन है तो वहाँ कहाँ पे वो रोल निभा रहा है अपना। डिफ्यूजन की हेल्प से सेल की कौन कौन सी एक्टिविटी या सेल का कौन कौन सा प्रोसेस इजी हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम गैसेस एक्सचेंज, मतलब अगर डिफ्यूजन प्रोसेस है तभी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड देयर एनवायरनमेंट। आपको पता है कि हर सेल में गैसेस एक्सचेंज होता है। कोई सेल CO2 अंदर लेती है, कोई सेल O2 अंदर लेती है। तो वो किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो वो हो रहा है डिफ्यूजन। हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन की वजह से CO2 जो है वो बाहर निकल जाती है और O2 हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। लीप में भी ऐसा ही होता है, प्लांट की जो लीप होती है उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। तो वो जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो किस प्रोसेस की वजह से कंप्लीट हो रहा है? तो वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है तभी गैसेस के मॉलिक्यूल हायर टू लोअर, लोअर टू हायर की तरफ मूवमेंट करते जा रहे हैं। जैसे याद रखा है कि डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है बिटवीन द सेल एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब वही एनवायरनमेंट से कोई गैस अंदर ले रहा है और सेल के अंदर से कोई गैस वापस बाहर निकाल रहा है, तो वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। सेकेंड प्रोसेस जो है वो है ऑस्मोसिस। अगर किसी सेल के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट या सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल अगर डिफ्यूज़ हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, सिर्फ सॉल्वेंट यानी सिर्फ वाटर लिक्विड चीज़ के मॉलिक्यूल जब हायर टू लोअर, लोअर टू हायर की तरफ मूवमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर मूवमेंट करते हैं। बट बात ये हो जाती है कि जो डिफ्यूजन होता है वो मैटर की तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। बट जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। जिसे यहाँ दे रखा है इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही टाइप है, वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही होंगे जो क्या होंगे, हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड, इंट्रासेल्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन। इंट्रासेल्यूलर मीन्स सेल के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें या मटेरियल जो बैटर भरा हुआ है उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देख लेते हैं। इट हेल्प इन स्प्रेड ऑफ वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। वेरियस सब्सटेंस यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है यानी सेल लिक्विड। इस सेल लिक्विड के अंदर जो भी सब्सटेंस होगा वो डिफ्यूजन की वजह से ही पूरी सेल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ट्रांसपीरेशन क्या चीज़ है? तो ट्रांसपीरेशन जो होता है एक्सेसिव वाटर लॉस बाय द सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स,
यानी ज़्यादा पानी जो होता है प्लांट में से उसको प्लांट बॉडी अपने से बाहर निकाल देती है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, तो वो प्रोसेस भी किसकी, डिफ्यूजन की वजह से ही पॉसिबल है। डिफ्यूजन है तभी वाटर मॉलिक्यूल प्लांट सेल के अंदर से बाहर निकल रहे हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे दे रखा है, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से प्लांट के अंदर जो भी प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स सबसे बड़ा ट्रांसपिरेशन में रोल, इम्पॉर्टेंट रोल लीव्स का होता है। उसके बाद कुछ और भी अदर पार्ट्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन करवाते हैं, जैसे शूट करवाता है, रूट करवाता है। रूट की जो आउटर मोस्ट सॉफ्ट लेयर होती है वो भी कभी कभी क्या करती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करती है। तो डिफ्यूजन की वजह से प्लांट के अंदर जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो अपना एक्सेसिव वाटर को बाहर निकाल देते हैं, और वो किसकी वजह से, तो डिफ्यूजन। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, एरोमा। एरोमा यानी वही स्मेल या फ्रेग्रेंस। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स स्प्रेड एरोमा थ्रू डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, बर्ड एंड अदर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। दैट मीन्स ये कि एरोमा की वजह से, एरोमा जो होती है वो भी डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस की वजह से ही सारी जगह पे फैल जाती है। अगर डिफ्यूजन होगा तभी प्लांट के एक फ्लावर की एरोमा निकलेगी और वो हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट करेगी या लोअर टू हायर की तरफ मूवमेंट करेगी, जिससे क्या होगा कि एक तो ये कि फ्लावर की खुशबू आने लगेगी, दूसरी बात उससे इंसेक्ट और जो बर्ड्स होते हैं जो पॉलिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एक कोई इंसेक्ट तो आता है, अगर फ्लावर पे बैठता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए बैठता है, लेकिन वो 2 काम करके जाता है। वो उससे नेक्टर भी लेके जाता है, प्लस साथ में उसके साथ वो पॉलन ग्रेन्स स्टिक करके वो किसी अदर फ्लावर पे बैठता है, तो उससे हमारा सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की वजह से उसकी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, अच्छी महक के कारण उसके इंसेक्ट और बर्ड्स उस फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं, और खुशबू के कारण वो अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्शन की वजह से पॉलिनेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था पूरा डिफ्यूजन के बारे में, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो पढ़ रहे थे ना हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन, ये टॉपिक चल रहा है हमारा कि मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो उसमें से फर्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया हमारा, डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस भी देख लिया, इंपॉर्टेंट रोल देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो वो है सेकेंड स्टेप ऑस्मोसिस, जो मैंने कहा सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस की पूरी डेफिनेशन हो गई। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूवमेंट करेंगे, यहाँ पर कोई भी सॉलिड या गैस मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो होता है वो मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है, उसको हम ऑस्मोसिस नहीं, उसको हम डिफ्यूजन में पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ये अपने आर पार क्या कर देता है, पास थ्रू यानी गुजरने देता है। जैसे यहाँ लिखा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये कि इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रिक्वायर्ड होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट किसी भी क्लास में ये टॉपिक लूँगी, ये टेबल आएगी, उस टेबल में ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ये जो दे रखा है वो डिफ्यूजन के बारे में, और ये अनदर साइड में जो दे रखा है वो ऑस्मोसिस के बारे में। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है कि डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल की ज़रूरत, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमेशा चाहिए होती है। ये चीज़ और बताऊंगी। ऑस्मोसिस इज प्योरली अ मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस बाय विच सेल और रूट हेयर सेल एब्जॉर्ब वाटर विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब ये कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर होगी, यहाँ पर लिखा है, जैसे दूसरे वर्ड में इसको क्या बोल सकते हैं, आप चाहो तो ये वाली डेफिनेशन अंडरलाइन करो और इसी को नोट्स में लिख देना, ये जल्दी समझ में आ जाएगी आई थिंक। और ये ज़्यादा जल्दी समझ में आती है तो ये लिखो, बात तो दोनों में एक ही है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। आई थिंक ये इजी रहेगा आपके लिए कि ऐसा प्रोसेस या ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट करते हैं, किसके ज़रिए, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। ये चीज़ डेफिनेशन में आ जाएगी। उसके बाद ये दे रखा है कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से रूट हेयर से वाटर अंदर की तरफ जाता है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, मतलब इसका एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़े थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के जो भौगोलिक विशेषताएं है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो वीडियो देखा था हमने, उसमें हमने ग्लोसरी वर्ड के बारे में पढ़ा था। अब मैंने आपको ग्लोसरी वर्ड इसलिए पढ़ा है, मैंने लास्ट पहले जो क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें मैंने आपको इसलिए पढ़ा है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये क्यों पढ़ा रही है, तो हम भी पढ़ सकते हैं, उसकी मीनिंग सामने दे रखे। लेकिन उन ग्लोसरी वर्ड के बेस पर आपका पूरा लेसन क्लियर हो जाता है, क्योंकि वही टफ वर्ड है जो बुक में दे रखे, वरना तो इजी लाइन्स दे रखी जिसको आप भी रीड कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड पूरा अपना लेसन है, इसलिए मैंने आपको वो समझा दिया। अब हम जो पढ़ेंगे, इंडिया के जो मेजर फिजिकल रीजन्स दे रखे हैं, जो डिविजन्स दे रखे हैं, ज्योग्राफिकल डिवीज़न भी कह सकते हो आप इनको, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और आप जो इसके नोट्स बनाओगे उसमें कैसे बनाओगे, फर्स्ट दे रखा है हिमालय माउंटेन। अब हिमालय माउंटेन को वापस क्या कर रखा है, हिमालय माउंटेन को वापस 2 पार्ट में बांट रखा है, ज्योग्राफिकल डिवीज़न में भी बांट रखा और एक और पार्ट में। तो आपको ऊपर एज ए प्रारूप बनाना है, क्या करोगे, हिमालय माउंटेन लिखोगे, उसके वापस 2 पार्ट आप करोगे जिसमें ज्योग्राफिकल डिवीज़न लिखोगे और अदर जो एक और दे रखा है, उसके बाद वापस ज्योग्राफिकल डिवीज़न के अंदर कौन कौन से 3 पार्ट आ रहे हैं उसको लिखोगे, और उसके अंदर सेकंड वाले के अंदर क्या आ रहा है। तो उससे आपको पूरा इतना डब कह सकते हैं, इतना गहरे में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन पॉइंट आपको लर्न करने क्या क्या दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग फिजियोग्राफी डिविजन्स: the Himalaya mountain, the northern plains, peninsular plateau, Indian desert, coastal plains, the islands। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो डिवाइडेशन कर रखा है ये किस बेस पर कर रखा है, कि हमारे देश की जो आकृति है, जो कह सकते हैं अलग अलग जो शेप बने हुए हैं, माउंटेन्स दे रखा है, प्लेन्स दे रखे, प्लेट्यूज दे रखे, डेजर्ट दे रखे, उन बेस पर ज्योग्राफिकल डिवीज़न कर रखा है कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर स्थल है, कहाँ पर तट आता है। इसी बेस पर हमारे भारत के ये फीचर्स बता रखे हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन हिमालय माउंटेन के बारे में। कैसा है हमारा हिमालय माउंटेन? From the viewpoint of geology, the Himalayas are young and fold mountain that extend over the northern borders of India। देखो कहाँ पर स्थित है, एक तो इसके बारे में कहा जाता है यंग एंड फोल्ड माउंटेन, अंडरलाइन कर देना इसको, यंग एंड फोल्ड माउंटेन that extend over the northern border of India, जो कहाँ पर स्थित है, भारत के नॉर्थन बॉर्डर पर। They have the highest mountain peak of the world। इसको, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना, पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक किसको कहा जाता है, हिमालय। This mountain range is spread from west to east direction from river Indus to river ब्रह्मपुत्र। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, माउंटेन रेंज स्प्रेड का मतलब वो फैलना, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवर इंडस, वही हिंदू नदी कह सकते हैं उसको, जो और कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र तक। द हिमालयाज एग्जिबिट द लॉफीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों ने जब लास्ट ईयर पढ़ा था तब उसमें आया था हिमालय माउंटेन क्या करता है, हमारे देश में एक बैरियर के रूप में खड़ा है। बैरियर का मतलब क्या होता है, अवरोधक के रूप में। जब हमारे देश में कोई भी फॉरेन इन्वेडर नहीं आए थे, उस समय नहीं आने का एक रीज़न ये था कि हिमालय माउंटेन जो है एक बैरियर के रूप में खड़ा है, जिसको पार करके कोई भी नहीं आ सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या दे रखे थे, 2 पासेस बता रखे थे, ख्याबर और बोलान। तो उन रास्तों से जो भी फॉरेन इन्वेडर आए हैं वो उन रास्तों से आए, वरना यहाँ पर हिमालय माउंटेन क्या करता है, हमारे देश में एक बैरियर के रूप में काम करता है, अवरोधक के रूप में काम करता है। दे फ्रॉम एन आर्क, आर्क का मतलब आप जो मैथ्स में चाप जो काटते हो, आर्क जो काटते हो, वैसा इसका शेप है, विच रन्स अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। कितना लंबा ये, 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ रेंज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से कहाँ फैला हुआ है इसकी रेंज, 400 किलोमीटर इन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक इसकी क्या है, विड्थ है। द वेरिएशंस एल्यूटेड आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। एल्यूट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो दे रखी ईस्टर्न हाफ में अलग है और वेस्टर्न हाफ में, यानी कि अब कोई भी माउंटेन होगा तो वो सेम शेप का थोड़ी होगा कि इतना का इतना इधर है तो इतना भी होगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, यहाँ पर इसका एल्यूटेड ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में अलग अलग तरह से। द हिमालयाज कंप्राइज 3 पैरेलल रेंज। पैरेलल रेंज का मतलब होता है समानांतर, उसकी श्रेणियाँ कौन सी है, रेंज का मतलब होता है श्रेणियाँ कौन कौन सी है। इन देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मैंने बताया था आपको लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कह सकते हैं, देशांतर जो साइड आएगी उसके उस साइड पर। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंज। अब इस रेंज के अंदर बहुत सारी वैलीज भी है,
अब देखो इसको फिर से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट दे रखा है ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द हिमालयस, हिमालयस के वापस ज्योग्राफिकल, हिमालयस के कौन कौन से भौतिक विभाग है उसके बारे में बता रखा है। फर्स्ट दे रखा है 3 पार्ट है इसके, हिमाद्री और इनर हिमालय और ग्रेट हिमालय। नाम क्या है इसका, हिमाद्री, इसको इनर हिमालय भी कहते हैं और ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, यानी कि कंफ्यूज नहीं होता, तीनों एक ही नाम है इसके। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। यहाँ पर वही लाइन दे रखी है, नॉर्थ मोस्ट में जो इसकी रेंज है उसको ही ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, इनर हिमालय भी कहा जाता है और हिमाद्री भी कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंप्राइजिंग द लोफेस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। अब इसकी इस जो दे रखा है हिमाद्री के अंदर जो भी रेंज आएगी, जो भी चोटी आएगी, जो भी पिक्स आएगी, उनकी एवरेज हाइट कितनी दे रखी, 6000 मीटर्स। दिस रेंज कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालयस पिक्स। और इसी पार्ट के अंदर दे सकते हैं अपने भारत की और नेपाल की बहुत सारी चोटियाँ हैं, वो इसके अंदर बता रखी। देखो आपको ये मैप दे रखा है फिजियोग्राफी डिवीज़न का, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से क्षेत्र किसके किसके अंदर आते हैं। अभी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो कौन कौन से पीक आप लोग अगर ये लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, और आपको एज ए नोट्स के रूप में इन सभी पीक्स के बारे में लिखना है कि पीक कहाँ पर है और इनकी हाइट मीटर्स में कितनी बता रखी है। फर्स्ट दे रखा है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है, नेपाल में है, 8848। ये तो आप सबको कंपलसरी लर्न होनी ही चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर। नेक्स्ट दे रखा है कंचनजंगा, इंडिया के अंदर है, 8598 मीटर। मक्कालू नेपाल 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल 8172 मीटर। नंगा पर्वत इंडिया 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल 8078 मीटर्स। नंदा देवी इंडिया 7817 मीटर्स। कामेत इंडिया 7756 मीटर्स। नमचा बरवा इंडिया 7756 मीटर्स। तो ये सारी जो पिक्स दे रखी है, किसकी पीक है, ध्यान रखना, हिमालय की पीक है और हाईएस्ट पीक है। और आपको जो लर्न करना है हाइट के अकॉर्डिंग ही लर्न करना है, ऐसे नहीं उल्टे सीधे नेम लर्न कर लो। अगर उल्टे सीधे नेम लर्न करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा किसकी हाइट कितनी, क्योंकि यहाँ पर हमको दे रखा है जो किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, हाइट के अकॉर्डिंग दे रखा है। और सबसे फर्स्ट तो सभी स्टूडेंट को लर्न होनी चाहिए हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और इसकी कितनी हाइट है, 8848 मीटर। The fold of the inner Himalaya are asymmetrical in nature. Asymmetrical का मतलब होता है विषम, मतलब सेम नहीं होता है इसमें। Its central part is made of granite. इसका जो बीच का पार्ट है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। It is covered by snow and number of glaciers slope down from the range. क्या दे रखा है, इसका जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो किससे ढका हुआ है, स्नो से ढका हुआ है। एंड ग्लेशियर स्लोप, ग्लेशियर किसको बोलते हैं, जहाँ से बर्फ पिघल कर नीचे आती है, बर्फ जमा हुआ होता है, वो इस रेंज में आते हैं। नेक्स्ट इसी का हिमालय का सेकेंड पार्ट दे रखा है, हिमाचल और लेजर हिमालयास। द रॉकी माउंटेन सिस्टम लेइंग इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालय। अब नेक्स्ट जो आता है ये कहाँ पर है, साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज, जो साउथ में जो आता है उसको क्या कहते हैं, हिमाचल और लेजर हिमालय। देयर रेंज आर मेनली मेड अप ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरेड रॉक्स। अब ये जो बना हुआ वो किससे बना हुआ, हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स है, ये भी अलग अलग चट्टानों से बना हुआ है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन रेंज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड देयर एवरेज विड्थ इन 50 किलोमीटर। देखो ऊपर की तो अपने को हाइट कितनी दे रखी है, 8848 मीटर, और यहाँ पर कितनी दे रखी है, ओनली 3700 से लगाकर 4500 मीटर तक। द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, अंडरलाइन करना। आप अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंट कौन सी है हिमाचल की रेंज, तो आएगा इसका आंसर पीर पंजाल, जो किसके अंदर आती है, लेजर हिमालय के अंदर आती है। बट द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन से, लेकिन धौलाधर और महाभारत को भी इम्पोर्टेंट कहा जाता है। द हिमाचल रेंज कंटेन द वेल नोन वैली ऑफ कश्मीर, द कंगा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस एरिया इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशन। नाम सुना हुआ आपने, कुल्लू जो हिल स्टेशन, और लोग बहुत घूमने जाते हैं और डॉक्टर्स जो लोग बीमार रहते हैं
उनको बोलते हैं कि आप कुल्लू मनाली ऐसे हिल स्टेशन पे जाओ जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कहाँ पर किस वैली के अंदर आते हैं? लेज़र हिमालय के अंदर आते हैं। ये आपके एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन जाता है कि कुल्लू वैली जो आती है वो किसके अंदर आती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है। और कौन सी रेंज के अंदर आती है? तो हिमाचल या लेज़र हिमालय के अंदर। लास्ट दे रखा है इसके अंदर शिवालिक रेंज। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज द शिवालिक। आउटर मोस्ट बाहरी कह सकते हैं, बाहरी जो हिमालय रेंज आती है उसको अपन क्या कहेंगे? शिवालिक। द शिवालिक रेंज स्ट्रेच ओवर अ ब्रीथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। देखो क्या हो रही, धीरे धीरे कम हो रही है। फर्स्ट कितनी थी? 400 थी, सेकेंड आया तो 50 किलोमीटर हो गई, और यहाँ पर आ गए 10 से 50 किलोमीटर। एंड इफ एन एलिवेशन वेरिंग बिटवीन 200 to 1100 मीटर्स। और इनकी जो वेट दे रखी है वो भी क्या हो गई? धीरे धीरे कम हो गई। अब फर्स्ट तो उसकी कितनी दे रखी? 8,848 मीटर दे रखी थी। इसकी कितनी दे रखी? 3,700 से 4,500। और यहाँ पर कितनी हो गई? 200 से 1100। This valley are shielded by 3 gravel and aluminium. The longitudinal valley present between Himachal and Shivalik are known as Doon. क्या कहा जाता है? जो यहाँ पर प्रेजेंट हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो प्रेजेंट वैली है उसको हम क्या कहेंगे? दून। आप लोगों ने नाम सुना होगा देहरादून, जो यहाँ पर आता है। सम ऑफ द फेमस दून आर देहरादून, कोतली दून एंड पतली दून। यहाँ पर नाम भी दे रखे कुछ दून के, तो उसमें हम लोग जो ऑलमोस्ट नाम सुनते हैं वो देहरादून के बारे में जानते हैं, और उसके अलावा कोतली दून और पतली दून भी इसके अंदर ही आता है। तो आज हमने जो पढ़ा है हिमालय के अंदर फर्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ा है। अब इसकी रीजनल डिवीजन दे रखे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।